नमस्कार साथियों। हम रोज सुनते रहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ स्टार्टअप्स खुलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स पर यूनिकॉर्न्स बनती जा रही हैं। यूनिकॉर्न बनने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाए उसे हम एक यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। भारत में 2011 में जहाँ सिर्फ एक यूनिकॉर्न कंपनी थी, वहीं 2026 में ये आंकड़ा 100 से ऊपर जा चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, पर क्या मिडिल क्लास के पॉकेट में भी वो पैसा आ रहा है? क्या उनकी सैलरी में भी वही इंक्रीमेंट है? जैसे कि निफ्टी 500 से मतलब ये है, निफ्टी में जो टॉप 500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनका प्रॉफिट तो बढ़ता चला जा रहा है, पर उनमें काम करने वाले एम्प्लॉय जो हैं, क्या उनकी सैलरी में भी वही इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है? जैसा कि सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है 2026 में 9% के आसपास, पर क्या जो एम्प्लॉई हैं उनकी भी सैलरी में इतना ही इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान देंगे अपने आसपास के लोगों पर तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर 2-4-5% का इंक्रीमेंट हो भी रहा है तो ये भी तो देखिए कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो इंक्रीमेंट के रूप में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और अगले साल बढ़ाकर 21,000 रुपये हो जाए तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट 5% की हुई। अब ये देखिए कि 20,000 रुपये में जो आज इस साल आप सामान जितना खरीद पा रहे हैं, क्या 21,000 रुपये में उतना सामान खरीद पाएंगे? चूंकि मेडिकल फील्ड की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 12 से 14% का इन्फ्लेशन हर साल इसमें ऐड होता जा रहा है। वहीं एजुकेशन भी है, फूड मार्केट भी है, तो इन सारी चीज़ों का अगर इन्फ्लेशन आप ऐड कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सैलरी जो 5% बढ़ी है, एक्चुअल में वो नहीं बढ़ी है। आज 20,000 में आप मान लीजिए 20 सामान खरीद पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कल को जब आपकी सैलरी 21,000 हो चुकी होगी तो उस 21,000 में भी आप वो 20 सामान नहीं खरीद पा रहे होंगे। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि शेयर मार्केट में ये ग्रो कर रहा है, सोने का प्राइस आसमान छूता जा रहा है, चांदी का प्राइस आसमान छूता जा रहा है। अगर सब कुछ बढ़ ही रहा है तो मिडिल क्लास क्यों नहीं बढ़ रहा? तो आइए यही समझते हैं, यही हमारा प्रश्न है आज का। भारत की इकोनॉमी बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि देश भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप 75,000 पर मंथ या उससे ऊपर की सैलरी पाते हैं तो आप महज 1% में हैं। अगर आप 32,000 या उससे ऊपर मतलब 75,000 के नीचे इस थ्रेशोल्ड में कहीं आप हैं तो आप 10% जनसंख्या में आते हैं पूरे देश के। और अगर आप 12,000 और ये 32,000 के बीच में है कहीं तो 50% की जनसंख्या में आते हैं। ये ही बताता है कि पैसा तो देश में आ रहा है, जीडीपी तो ग्रो कर रही है, पर मिडिल क्लास ग्रो नहीं कर रहा। और अगर मिडिल क्लास किसी भी देश का ग्रो नहीं करेगा तो वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। चाइना, अगर आप वहाँ के मिडिल क्लास को देखेंगे तो वहाँ का मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप किसी यूरोपीय कंट्री का मिडिल क्लास देखिए, वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। पर यही इसका दूसरा आयाम भी है। ऐसा नहीं है कि जो पैसा मार्केट में आ रहा है, भारत की इकोनॉमी में आ रहा है, वो कहीं और चला जा रहा है। नहीं, वो यहीं घूम रहा है। वो कैसे घूम रहा है? भारत अभी ग्रो कर रहा है, डेवलप नहीं कर रहा। इन दोनों में अंतर है। ग्रो का मतलब ये है कि आर्थिक वृद्धि, मतलब देश में पैसा आ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। पर डेवलपमेंट का वही मतलब ये होता है कि देश में पैसा आने के साथ साथ भारत में जो नागरिक हैं उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़े, असमानता घटे, आर्थिक असमानता घटे, सामाजिक असमानता घटे और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनकी सैलरी में पूरी हो सकें। आज भारत देखिए जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, क्या वो ग्रो एक्चुअल में है? आप अपने आसपास ही देखिए, आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ईएमआई के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। अगर उनकी मंथली सैलरी 25,000, 30,000 या 50,000 रुपये है तो आप देखेंगे उनका महीने के आखिरी तक उससे 4,000, 5,000 एक्स्ट्रा ही खर्च हो रहा है। वो हर महीने माइनस में ही चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के पीछे बस एक ही वजह है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से हम पूरी दुनिया को एक साथ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चाइना कैसे ग्रो कर रहा है इतना तेज़ी से। हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में लाइफ स्टाइल कैसी है लोगों की, और इसी के चक्कर में हम भी अपनी लाइफ स्टाइल स्टैंडर्डाइज करने में लगे हुए हैं। और इस चक्कर में हम
ईएमआई में दबते चले जा रहे हैं। कुछ भी हो रहा है ईएमआई ले लो। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको सजेस्ट करते मिल जाएंगे कि ईएमआई कितना बेहतर है, किस तरह से ईएमआई को आप मैनेज कर सकते हैं। पर बात भी तो ये है कि ईएमआई मैनेज करने में आपकी मंथली सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अब यही देखकर एक 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 रुपये पर मंथ वाला व्यक्ति भी ईएमआई की तरफ भाग रहा है कि थोड़ा सा डाउन पेमेंट करके मेरे पास वो गैजेट आ जाएगा। मार्केट में ये भ्रम फैला दिया गया है कि ईएमआई देते रहोगे, पर आपका तो वो जो है, जो गैजेट है या जो प्रॉपर्टी आपने ली वो तो आपकी हो गई। पर प्रॉब्लम यही है कि वो प्रॉपर्टी तभी आपकी होगी जब आप ईएमआई पूरा कर पाएंगे। और ईएमआई पूरा कर पाने के लिए आपकी जो आवश्यक खर्च है उसके बाद आपके पास क्या पैसा बच रहा है, फिर आप ईएमआई की तरफ जाइए। पर हो क्या रहा है, हर साल मेडिकल हेल्थ, इसमें इन्फ्लेशन लगभग 12 से 14% के आसपास है, ये बढ़ रहा है। अगर आप फूड आइटम्स देखेंगे इसमें भी लगभग 10% के आसपास का ग्रो है। अगर आप अपने आसपास की आवश्यक चीज़ें जो दैनिक दिनचर्या को सहज बनाती हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी लगभग 8 से 9% के इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ती जा रही हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 8% के आसपास लगभग चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। वो अलग बात है कि काफ़ी आंकड़ों को इधर उधर करके देश में अभी इन्फ्लेशन लगभग 3 से 4% बना हुआ है, पर एक्चुअल में क्या 3 से 4% ही है? क्योंकि इन्फ्लेशन मापने का जो पैमाना है वो हर राष्ट्र का अलग होता है। भारत का भी अपना पैमाना है, भारत भी अपने पैमाने के हिसाब से इन्फ्लेशन डिसाइड करता है। पर भारत जो पैमाना अपना बनाता है, सेट करता है, वो पैमाना कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये पिरामिड है तो वो पैमाना कहीं इतने लोगों को ही कवर करके बनाया जा रहा हो या फिर इतनों को भी कवर कर लिया गया हो मान लीजिए। पर ये कहाँ गए, क्योंकि यही तो पूरी आबादी पड़ी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप 12 से 32,000 के बीच में है, 12,000 से 32,000 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं आप 50% जनसंख्या में आते हैं। और अगर आप 50% जनसंख्या में आते हैं तो ये दावा कैसे किया जा सकता है कि वो देश ग्रो कर रहा है, जब उस देश में रहने वाली भारी आबादी जिसका मंथली इनकम 32,000 से कम है, वो व्यक्ति अपने आवश्यकता की चीज़ों को कैसे खरीद सकता है। अगर आप टीयर 2 शहर में अकेले रहकर देख रहे हैं तो मिनिमम आपको 5 से 6,000 रुपये रेंट देने होंगे, उसमें प्लस में बिजली का बिल होगा 600-700 रुपये, प्लस में अगर आप एक भी सेट ड्रेस ले रहे हैं, हर 4 महीने पर एक सेट, एक जोड़ी चप्पल ले रहे हैं, हर 6 महीने एक साल में एक जोड़ी जूता ले रहे हैं, तो आप पाएंगे आपका एक साल होते होते, सेकेंड टीयर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1.5 लाख आपका इंडिविजुअल खर्च आएगा। अब आप देख लीजिए, टीयर 2 सिटी में 20 से 22,000 भी एवरेज सैलरी नहीं है। अगर 20,000 भी आप पकड़ के चलेंगे तो कितना आपका बन रहा है, 2,40,000। आपका बचा कितना? और जो बच रहा है वो ये भी तो देखिए कि आपकी फैमिली है, फैमिली में भी आपको कुछ पैसे का सहयोग देना है, आप कितना सहयोग दे पाएंगे? तो यहाँ एक और प्रश्न उठ के आता है कि अगर किसी भी देश को ग्रो करना है तो उस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि उस देश का सिर्फ एक ही मेंबर अर्निंग कर रहा हो, बाकी लोग उसी के ऊपर डिपेंड हों। क्योंकि हमारा भारतीय जो कल्चर है ये कुछ इसी तरीके से चलता है। यहाँ हम काफ़ी चीज़ों को, सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम चलते हैं। सोसाइटी में जो भ्रम बना हुआ है, इन सारी चीज़ों को, फिलहाल तो शहर में लोग जागरूक हो रहे हैं। शहर में अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी वो कुछ ना कुछ अपना रोजगार तलाश रहे हैं, पर गांव में ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। गांव में रहने वाले लोग इसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। वहाँ तो दुनिया भर का बैरियर बना दिया गया है चारों तरफ, हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के, हर एक सोसाइटी के, कि इंडिविजुअल व्यक्ति ही काम कर सकेगा। इंडिविजुअल व्यक्ति मतलब ये है कि अगर 22-24 साल का लड़का गाँव में काम कर रहा है तो उसे कहते हैं कि अरे अभी ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा, इसको ये नहीं करना चाहिए। परिवार वाले देखिए जिम्मेदारी थोप दिए हैं बच्चों पर इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि किसी एक ही इंडिविजुअल व्यक्ति पर उस परिवार के बोझ बढ़ता चला जा रहा है और वो व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड होता जा रहा है कि सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। और ये आंकड़ा आप जानते भी हैं कि लगभग 5% के आसपास हो चुका है। भारत में सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए हैं लोगों में। भारत में ऐसा तो नहीं था, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी, पर ये क्यों हो रहा है? ये सामाजिक दबाव है। सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उनके पास काफ़ी सुविधाएं हैं, हमारे पास नहीं हैं। और अगर हमारे पास नहीं है
तो हम उसको अचीव करना चाहेंगे, और अगर अचीव नहीं कर पाएंगे तो ये इनके इन प्रकारेण हम चाहे ईएमआई में डूबेंगे, किसी से उधार लेकर डूबेंगे, पर डूबेंगे जरूर। देखिए, देश में काफी तेजी से वेल्थ क्रिएट हो रहा है, चारों तरफ से देश में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश का शेयर मार्केट ग्रो करता जा रहा है। पर अगर आप देखेंगे भारत में प्रॉफिट जो है कंपनीज का वो 8 से 9% के आसपास है लगभग। पर एक चीज और, लगभग 65% शेयर जो कि टैक्स के पहले का प्रॉफिट है वो सिर्फ 877 कंपनीज के पास ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में क्या सिर्फ 877 कंपनी ही है? आप भी सोचिए, इस तरह से वेल्थ एक जगह इकट्ठा होती जा रही है। अब यहां एक प्रश्न बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की इकॉनमी के शेप इकॉनमी में तब्दील होती जा रही है? के शेप से मतलब यह है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। और अगर इस तरीके से पैसा एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो वो देश ग्रो तो कर सकता है पर डेवलप नहीं कर सकता। ग्रो और डेवलप दोनों अलग चीजें हैं। ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि, मतलब कि देश में तो पैसा आ रहा है, पर वहीं डेवलपमेंट का मतलब ये है कि शिक्षा में विकास हो रहा है, कितनी आर्थिक असमानता कम हुई है, और सामाजिक असमानता कितनी कम हुई है, मेडिकल की फैसिलिटी कितनी बढ़ी है देश में, सुविधाएं कितनी आसानी से मुहैया हो पा रही हैं। देश में अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहा है तो वो कितने कम समय में खोल पा रहा है। क्योंकि अभी आप 10-15 साल पहले बात करेंगे, अगर आप देश में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 180 दिन लग जाते सब कुछ वेरीफाई वगैरह करवाने में। पर वहीं अगर आप देखेंगे आज करेंट समय में तो लगभग आपको 26 से 30 दिन लगते हैं, अभी भी लगते हैं। इतना समय लगता है आपको अगर एक बिजनेस खोलना है, लाइसेंस वगैरह, अप्रूवल वगैरह सब कुछ लेने के बाद। तो अगर आप देखेंगे यूरोप में, वहीं आप महज कुछ दिनों में खोल सकते हैं नया बिजनेस। सिंगापुर में देखेंगे आप एक दिन में बिजनेस खोल सकते हैं। तो जहां तेजी से अप्रूवल मिलेगा, जहां के एम्प्लॉय तेजी से काम करेंगे, वो देश ग्रो करेगा। या फिर वो देश ग्रो करेगा जहां आपको अगर बिजनेस खोलना है तो आपको 30 दिन इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है, ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम बन रहा है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, प्रॉफिट्स तो रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? अगला प्रश्न ये है। ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया गया है एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट का वो 9.1% है। पर क्या ऐसा हो भी पा रहा है? नहीं हो पा रहा। मान भी लीजिए एक समय के लिए कि इंक्रीमेंट हो भी रहा है, आपकी 10,000 की सैलरी है और अगले साल 11,000 हो गई, यानी 10% का इंक्रीमेंट हो गया। पर इस साल आप देखिए 10,000 में कितना सामान खरीद पा रहे थे, और अगले साल देखिए कि 11,000 में कितना कितना सामान खरीद पा रहे हैं। आप पाएंगे कि महज 1-2% का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। मतलब आप सैलरी को दोनों साल के हिसाब से कंप्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ आपने तीर नहीं मारी है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई नहीं है। वो इंक्रीमेंट बस इसलिए हुई है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स पर इन्फ्लेशन आया है, महंगाई आई है, प्रोडक्ट्स की कीमत जिस रेशियो में बढ़ी है बस उसी रेशियो में आपकी सैलरी बढ़ाई गई है, उससे इतर कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक प्रश्न बरकरार है कि हम इस उपलब्धि को कैसे पाएंगे कि इन्फ्लेशन से ज्यादा हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि लगभग 12 मिलियन जॉब्स की हमें जरूरत है। हमें हर साल 12 मिलियन जॉब की जरूरत है, पर हमें मिल कितना पा रहा है? 8 से 9 मिलियन जॉब, यानी ये लगभग 3 से 4 मिलियन जॉब जो नहीं मिल पा रहा लोगों को। ये लगभग 40% के आसपास बरकरार है, यानी देश में लगभग 40% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट हर साल क्रिएट होता जा रहा है। पर अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे तो वो तो कुछ और कहता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और यहां दिखा रहा है 40% के आसपास। पहली बात, अगर हम खुद पर बात कर लें, हम स्किलफुल उतने हैं नहीं। भारत में अभी भी आप देख लीजिए
कि भारत के पेरेंट्स बच्चे को स्किलफुल बनाने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई ऐसा स्किल कोर्स, जैसे अभी करंट में एआई बहुत तेजी से मार्केट पर कब्जा बना रहा है, तो जो जो भी व्यक्ति एआई का यूज ढंग से सीख जाएगा, जो डीआई अच्छे से सीखेगा, वो व्यक्ति आसानी से और लगभग अच्छी खासी सैलरी पर, अच्छे खासे पैकेज पर ज्वाइन करेगा किसी ना किसी बड़ी कंपनी को। पर अभी भी देश में क्या चल रहा है, लोग बीटेक, एमबीए, बीबीए ये सब कराने में लगे हुए हैं, जबकि कंपनीज को एक स्किलफुल व्यक्ति चाहिए। डिग्री सेकेंडरी हो चुकी है अब। अगर आप यूरोप, अमेरिका और चाइना में देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे लोगों को पाएंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्किप कर दिया और वो बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ बने हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वे स्किलफुल हैं, वे डिग्री के पीछे नहीं भागे, उन्होंने सीखा है। तो सीखना शुरू करिए। सिर्फ बैठकर रोने से कुछ नहीं होने वाला कि पैसा देश में आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। अरे भाई, हम अभी ग्रोथ की स्थिति में हैं और ग्रोथ में कभी भी देश के हर नागरिक को साथ लेके नहीं चल सकता। अभी वो देश में पैसा पंप करेगा, देश की जीडीपी बढ़ाएगा। जब जीडीपी बढ़ेगी उसके बाद ही डेवलपमेंट आ सकता है किसी भी देश में। जब यूरोप, अमेरिका और चाइना ग्रो कर रहे थे तब उन्होंने डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ध्यान देते तो ग्रो कर भी नहीं पाते। पर फिर भी भारत में तो दुनिया भर की सब्सिडी है। आयुष्मान कार्ड आ चुका है, 5 लाख रुपए तक हर साल हर परिवार मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये छोटी बात नहीं है। राशन वगैरह आप देख ही रहे हैं, कितनी सारी सब्सिडीज आपके आसपास घूम रही हैं। ये सब आप देखते हैं, आप समझ रहे हैं बेहतर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के फंड पर ही तो दबाव बना रहा है। और अगर गवर्नमेंट के फंड पर दबाव बना रहा है तो हम और आप ग्रोथ के सिचुएशन में होकर डेवलपमेंट की मांग नहीं कर सकते। ये हमें समझना होगा, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास पैसा आ तो रहा है, पैसा आने का स्रोत भी हमने देखा, सैलरी वगैरह है, वहीं से पैसा आ रहा है। पर अब देखते हैं वो पैसा टिक क्यों नहीं रहा, जा कहाँ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा जो आ रहा है वो देखिए आप, उत्तर प्रदेश में लगभग 71% मेडिकल पेमेंट में ही हमारा पैसा सारा चला जा रहा है। अगर आप केरला का देखेंगे तो यहाँ लगभग 59% का हिस्सा चला जा रहा है। पंजाब में 57% का हिस्सा चला जा रहा है। अगर हमारे पास 100 रुपया सैलरी के रूप में आया तो उसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 71 रुपया जेब से चला जा रहा है, और वो सिर्फ एक सुविधा में, मेडिकल के लिए, कि हम स्वस्थ रहें, सिर्फ इस पर। दूसरा, अगर आप देखेंगे केरला में यहाँ 59 रुपया चला जा रहा है, अगर आप पंजाब में देखेंगे तो यहाँ 57 रुपया चला जा रहा है। ये सिर्फ एक सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल। ऐसे और कई सेगमेंट हैं, एजुकेशन है, लग्जरी आइटम्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, इन सब का पैसा तो ऐड ही नहीं हुआ इसमें। यही वजह है कि पैसा हमारे पास नहीं बच रहा। आने के बाद भी पैसा आ तो रहा है पर वो बच नहीं रहा। दूसरी बात, सैलरी हमारी कम है, जितना होना चाहिए उतनी नहीं है। अगर आप यूरोप, अमेरिका जैसे कंट्री में जाइए, चाइना में जाइए, तो वहाँ अगर आप स्किलफुल हैं तो आपकी सैलरी ठीक ठाक होती है, इतनी होती है कि आप अपनी नॉर्मल लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पर भारत में आप कितने भी स्किलफुल हो जाएं, आपकी सैलरी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्रेकर लगा दिया है। कंपनीज सिर्फ खुद ग्रो कर रही हैं, एम्प्लॉय को ग्रो नहीं कर रही हैं। अब समस्या ये है कि सारी चीज़ों को मिलाकर ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा देश में, आ रहा है, पैसा भरपूर आ रहा है, पर उससे देश ग्रो कर रहा है। पिरामिड के टॉप पर बैठे कुछ लोग हैं ऐसे जो ग्रो कर रहे हैं, बाकी लोग जहाँ हैं वहीं पड़े हुए हैं। कुछ अकेले गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं हो सकती हमारा और आपका विकास करने के लिए। हमें और आपको साथ आना होगा और स्किलफुल होना होगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। हम सिर्फ डिग्री ले लेते हैं और सरकार के सामने दबाव बना रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जो अपना पैमाना सेट करती है, गवर्नमेंट के पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम दिखाई देता है। पर यहाँ 12 मिलियन के आसपास हर साल जॉब की ज़रूरत है लोगों को,
मिल कितना 8-9 मिलियन रहा है, तो 3-4 मिलियन ये ऐसे लोग हैं जिनके पास सच में स्किल उतनी है नहीं, और ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। बेसिक साइज का समाधान है, स्किलफुल बनिए और एक तय सीमा बना लीजिए अपने जीवन का कि उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर करना है। पारिवारिक बोझ जो आप बनते चले जा रहे हैं, इससे थोड़ा हटिए।